बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही। तड़पती ममता कुछ ना कर सकी। राजापुर के शैतानों का जाहिलाना फैसला। उसका चचा यहाँ मौजूद है, मामू यहाँ मौजूद है। पंचायत ने अजाब इलाही को दावत दे दी। 10 बकरियां ज्यादा हैं, 10 भैंसे ज्यादा हैं, तो वो जो चाहेगा करेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले टीम इंकशाफ आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती है। आपका एतमाद और भरोसा हमें हिम्मत और हौसला देता है। दूसरों की जिंदगियां अजाब बनाने वालों को अंजाम तक पहुंचाने का हौसला। कोई इसकी माफी की अब ना गुंजाइश है। आपको याद होगा फेसबुक पर एक ब्लैक मेलर की सताई लाहौर की एक लड़की ने जब टीम इंकशाफ से मदद की दरख्वास्त की तो हमने FIA के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने वाले शख्स को गिरफ्तार करवाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने इस शख्स को सजा सुना दी है और ये अपने अंजाम को पहुंच गया है। ये FIA साइबर क्राइम की तारीख का पहला केस है जिसमें किसी मुल्जिम को इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 2016 के तहत गिरफ्तार किया गया और सजा मिली। और हमें खुशी है कि टीम इंकशाफ ने ये केस FIA तक पहुंचाया। हम कल भी हर मजलूम महरूम के साथ खड़े थे और आज भी इंसाफ की दुहाई देने वालों की आवाज बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान के नवाही इलाके मुजफ्फराबाद में। यहाँ पर एक ऐसा घिनौना और शर्मनाक वाकया पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। पंचायत के हुक्म पर जुल्म की एक ऐसी दास्तान रकम की गई जिसने सारे पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया। आज के प्रोग्राम में जो इंकशाफात हम आपके सामने लेकर आएंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूं कि इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं इससे मुत्तसिल जिला मुजफ्फरगढ़ का है, जहां पर ठीक 15 साल पहले पंचायत के ही हुक्म पर एक मासूम खातून मुख्तारा माई को उसके नाकर्दा गुनाहों की भीड़ चढ़ाते हुए इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और ये वाकया हमारी तारीख का एक बदनुमा दाग बन गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 15 साल गुजरने के बावजूद हमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा और खौफनाक बात यह है कि तारीख एक दफा फिर अपने आप को दोहराती है और एक दफा फिर पंचायत के ही हुक्म पर हव्वा की बेटी की इज्जत तार तार होती है। ऐसी बेबसी ना कभी देखी ना सुनी गई। ना चचा को यतीम बच्ची दिखाई दी, ना मामू को भांजी का ख्याल, ना भाई को बहन पर तरस आया। सिस्कियां, चीखे, मिन्नतें, समाजतें, कुछ भी काम ना आया। जाहिलों की पंचायत ने आधी रात को वो जुल्म ढाया कि इंसानियत कांप उठी। इस ब्रेकिंग न्यूज ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी और क्यों न खलबली मचती। पंचायत के नाम पर दरिंदगी और बर्बरियत की जो मिसाल कायम की गई उसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने मामले का अज खुद नोटिस लिया और IG पंजाब को मामले की फौरी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया। ये खबर हर चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बनी तो वजीर आला पंजाब भी इस मजलूम बच्ची की दाद रसी करने और इंसाफ दिलवाने पहुँच गए। ये वो जगह है जहाँ पर गुज़श्ता रोज वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का हेलीकॉप्टर लैंड किया। उन्होंने इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लिया। वो खुद यहाँ पर आए और देखने में मीडिया पर ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया, यहाँ पर आए। उन्हें पाकिस्तान की स्पेशली पंजाब की, साउथ पंजाब की जो बच्चियाँ उनकी बड़ी फिक्र है, वो यहाँ पर पहुँचे। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये सब एक ड्रामा लगता है, क्योंकि मीडिया की हद तक तो आपको ठीक लगता है कि वो आए, नोटिस ले लिया, लेकिन उन्होंने आखिर किया क्या यहाँ पर आके? वज़ीर आला पंजाब ने वही किया जो वो अक्सर करते हैं, CPO को OSD बनाने का हुक्म दिया, जबकि DSP SHO समेत मुतल्लिका थाने के पूरे अमले को मुअत्तल कर दिया। लेकिन क्या महज अफसरान को मुअत्तल करने और बच्ची को दिलासा देने से मामला हल हो गया? क्या आज के बाद इस इलाके में कोई ऐसा खौफनाक वाकया दोबारा सरजद नहीं होगा? कौन इन इलाकों से जहालत का खात्मा करेगा? कंदील बलोच के कत्ल की वारदात भी इसी इलाके में हुई। इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने
वाली मुख्तारा माई का घर भी कुछ ज्यादा दूर नहीं। इन इलाकों में ऐसे जाहिलाना वाकयात की भरमार क्यों? इंतकाम की आग भड़के या गैरत का शोर मचे? हर बार हव्वा की बेटी को ही बलि क्यों चढ़ाया जाता है? मसला शुरू कहां से होता है और कैसे होगा इसका खात्मा? क्या पंचायत और जरगे का निजाम ऐसे होलनाक वाकयात का जिम्मेदार है? क्या सरकारी सरपरस्ती में पंचायत के निजाम का आगाज सूरत हाल को मजीद खराब कर सकता है? ज्यादती के बदले ज्यादती का हुक्म देने वाली पंचायत के सरपंच समेत तमाम पंचायती कितने पढ़े लिखे थे? और आपको जानकर हैरानगी का झटका लगेगा। कानून की गिरफ्त में आने के बाद क्यों आपस में उलझ पड़े पंचायत लगाने वाले दरिंदे? कैसे बात करता? कैसे रात के 2 बजे गांव राजापुर के शैतानों ने मिलकर खेला एक घिनौना और शर्मनाक खेल? कैसे सुलह का जाल बिछाकर फंसाया गया 17 साला लड़की और उसके खानदान को? क्यों बंद कमरे से बुलंद होती बच्ची की चीखों ने बाहर खड़े भेड़ियों पर कोई असर न किया? इंसान इतना संगदिल, सफाक और वहशी कैसे हो सकता है? कौन सी जहनी कैफियत इंसान को अशरफुल मखलूकात जैसे बुलंद दर्जे से उठाकर जहालत की खाइयों में जा फेंकती है? क्या कहते हैं माहिर नफ्सियात? क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे वाकयात? क्या है हमारा सबसे बड़ा मसला जमूद ज़दा समाज को झंझोड़ने वाला है? आज का इंकशाफ। पंचायत की तरफ से एक लड़की को इंतकामी तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के इस शर्मनाक वाक़े की कवरेज करने और छुपे हुए या छुपाए गए हक़ाइक़ की तलाश में टीम इंकशाफ लाहौर से पहुंची मुल्तान के नवाही इलाके मुजफ्फराबाद। हमारी मंजिल था दरियाए चनाब के किनारे वाक़े गांव राजापुर। यहाँ पहुंचकर ऐसी शर्मनाक सच्चाइयाँ हमारे सामने आई कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। आप भी ये प्रोग्राम देखकर सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा जुल्म ढाने वाले क्या वाकई थे इंसान? मैं उस घर के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत ही ये शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मजहर खान। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर। तो वाक़या कब का था, किस तारीख का था और आपको इत्तला कैसे मिली? जी बिल्कुल, ये वाक़या बेसिकली तो 16 जुलाई का है, जिसमें शमीम बीबी पर को उमर वड्डा ने ज़्यादती का निशाना बनाया। सलाखों के पीछे खड़ा ये वो शख्स है जिसकी कमसिन बेटी को गांव राजापुर के उमर वड्डा नामी एक नौजवान ने ज्यादती का निशाना बनाया। उमर वड्डा जैसे जिनसी भेड़िए को पकड़कर कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा देनी चाहिए थी, लेकिन जहालत ज़दा इन इलाकों में कैसा और कहां का कानून, जहां मुतासरा लड़की के वुरसा ने खुद साख्ता अदालत लगाने का फैसला किया, वहीं इलाका पुलिस भी लंबी तान कर सोती रही और दूसरी तरफ पे दर पे शर्मनाक वाकयात होते रहे। बिनते हव्वा की इज्जतें पंचायत के फैसलों से लुटती रही। पंचायत में जो सरपंच थे, जिसमें हक नवाज था, उसके साथ साथ अमीन था, सईद पटवारी था, रफ़ीक अहमद था, अब्दुल हमीद सोना था और दीगर जो अफराद थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इज़्ज़त के बदले में इज़्ज़त दी जाए और उसी के सिलसिले में ही उमर वड्डा की बहन को यहाँ पर लाया गया और उसको यहाँ इसी घर में ही ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पंचायत भी यहीं बैठी हुई थी, पंचायत के सामने उसको यहाँ पर लाया गया और पंचायत के सामने ही कमरे में ले जाकर उस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। जहाँ पंचायत लगी हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे और वो कमरा भी जहाँ कमसिन लड़की की जिंदगी बर्बाद की गई। कैसे हुआ ये सब? कैसे मासूम लड़की बेबसी की तस्वीर बनी रही और कैसे माँ और बहनें कोशिश के बावजूद भी उसकी इज्जत ना बचा सकी? कैसे भरी पंचायत के सामने लड़की को कमरे में ले जाया गया और कैसे इशफाक नामी शैतान ने उसकी इज्जत को तार तार किया? इन अलमनाक और अफसोसनाक मनाजिर की जानिब बढ़ने से पहले इन शैतानों से बात। मैं मुजफ्फराबाद थाने मुल्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम मरकजी मुल्जिमान जो हैं मेरे सामने हैं और इसमें जो पंचायत में शामिल अफराद थे वो भी हैं। जो लड़के का बाप है हक नवाज, जिसका बहुत जिक्र हुआ, जिसने फिरौनियत की इंतहा कर दी थी, वो भी यहाँ पर है। जो है उसके चचा भी यहाँ पर है और बाकी अफराद जो पंचायत में जज साहिबान का किरदार अदा कर रहे थे वो सारे के सारे मौजूद हैं और इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसी हरकत की है
کہ اس وقت پورا گاؤں پریشان ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے پہ کوئی عذاب نہ آ جائے. انہوں نے ہر حد کراس کر دی. سب سے پہلے میں حق نواز سے بات کروں گا. کیا کرتے ہو حق نواز؟ یہ بکریاں چرنے. ٹھیک ہے, پڑھے لکھے ہو؟ کوئی نہیں. جہالت ہی جہالت ہے یہاں, اور اسی جہالت کی کوکھ سے جنم لیا اس کربناک واقعے نے. صحیح. کتنے بچے ہیں؟ 8 بچے. یہ بات تو غلط ہوئی جی کہ جو شمیم کے ساتھ جو کچھ ہوا, جی وہ تمہاری چھوٹی بیٹی تھی, جی 10-11 سال کی تھی, جی وہ باہر گئی اور اس کو عذرا کے بھائی نے جی. زیادتی کا نشانہ بنایا. بہت غلط ہوا. یہ غلط ہے. غلط تھا, یقینی طور پر غلط تھا, لیکن جو کچھ ان بھیڑیوں نے کیا کیا وہ صحیح ہے؟ ظلم و بربریت کی جو بھیانک مثال ان وحشیوں نے قائم کی, اسے کیا نام دیا جائے؟ کیوں لگائی گئی خود ساختہ عدالت؟ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب ایک تم پاکستان میں رہتے ہو, یہاں پر تھانے ہیں, کورٹ کچہری ہے, تو تم اپنی پرابلم لے کر تھانے کیوں نہیں گئے کہ میری بیٹی کے ساتھ اس لڑکے نے, عمر نے یہ حرکت کی ہے, اس کو آپ بند کریں؟ کیوں نہیں؟ بس صاحب کو کیا پتا تھی کچہری دادا تھا بکریاں بیرن چرنے. یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ کیا کہا جائے ایسے جاہلوں کو؟ حیرت ہے, ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں بستے ہیں. عذرا کی فیملی تھی, جی انہوں نے صلح کی کوشش کی جی تھی, جی آئے تھے وہ, جی انہوں نے اپنے گھر کی عورتیں بھی بھیجی تھیں. جی. اور میں نے سنا ہے کہ یہاں جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ کسی گھر کی عورت آ جائے تو بندہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ معافی تلافی تو ویسے, کیونکہ آپ کی بچی 12 سال کی تھی اور اس بچی کا ریپ ہوا تھا, وہ تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر کرنا چاہیے تھا اور عمر سے بدلہ لینا چاہیے تھا, ہم تو یہ کہتے ہیں. لیکن تم نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تمہارے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کیسے؟ یہ سمجھا کر لے جوان بڑے رہے بزرگ نظری امینی اللہ بخشی, انہیں میں کیا بھی میں کرو. کون سے بزرگ نے کیا مشورہ دیا؟ کس شیطان نے بچی کا ہاتھ دوسرے شیطان کے ہاتھ میں دیا؟ سچ سامنے آنے پہ یہ جنسی بھیڑیے کیسے بوکھلا گئے؟ آن کیمرہ ایسا کیا ہوا کہ راجہ پور کے شیطان ایک دوسرے کے خلاف آگ اگلنے لگے؟ سب دکھائیں گے, لیکن پہلے ذرا ان شیطانوں کے کرتوتوں کی داستان تو آپ کو سنائیں. اس منحوس رات کے لرزہ طاری کر دینے والے مناظر تو آپ کو دکھا لیں. یہ اس گھر کا احاطہ ہے جہاں پر یہ پنچایت منعقد, اسی گھر کے احاطے میں پنچایت منعقد ہوئی. یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے چارپائیاں ڈال کر. اور کتنے افراد اس وقت یہاں پر موجود تھے؟ اس وقت جو تقریباً 30 سے 35 افراد موجود تھے. گھر کے لوگ بھی ساتھ شامل تھے, وہ بچیاں بھی یہاں پر آئی تھیں. اگر اس حساب سے سب کو شامل کیا جائے تو 30 پنچایتیوں کے ساتھ ساتھ 10 افراد اور تھے. یہ 40 ٹوٹل یہاں پر افراد تھے جو چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. اور یہاں یہی ایک یہ والا کمرہ ہے جہاں پر اس بچی کو لے جایا گیا اور زیادتی کا نشانہ عذرا بی بی کو بنایا گیا. اور عذرا بی کی عمر میں بتاتا چلوں کہ وہ صرف 16-17 سال کی ہیں, اور ان کا اس واقعے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. اور یہ سوچئے کہ جہالت ہی کتنی حد ہوگی کہ 40 کے قریب افراد اس گاؤں کے یہاں پر موجود ہیں, اور ان کے سامنے اس بچی کو, معصوم بچی کو اس کمرے میں لے کے جایا گیا, جبکہ اس کی فیملی بھی یہاں پر اس وقت موجود تھی. کلب اپارٹمنٹس اسلام آباد. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے, لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے, لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں
دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ بھی، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. سڑکوں پہ لا کے چھٹا تو میرا نام شباز شریف ہے. ویری ایوانوں کو گرا دو. ہمیشہ حکومت کے رنگ پہ اسٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے. لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے. کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس DNA. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں.
तकरार यतीम बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती ममता कुछ न कर सकी। राजापुर के शैतानों का जाहिलाना फैसला। उसका चचा यहाँ मौजूद है, मामू यहाँ मौजूद है। पंचायत ने अजाब इलाही को दावत दे दी। 10 बकरियां ज्यादा हैं, 10 भैंसे ज्यादा हैं, तो वो जो चाहेगा करेगा। फैमिली को बड़ी चालाकी के साथ सुलह के बहाने बुलाया गया था। उनके वहमो गुमान में ना था कि बरादरी के बड़े और पंचायत के करता धरता उनके साथ ऐसा वहशियाना सुलूक करेंगे। उस वक्त यहाँ पर कोई असलहा लेकर भी खड़ा हुआ था, कोई किसी किस्म की मुजाहिमत ना हो, क्या वो क्या सिलसिला था सारा? बिल्कुल, ये पहली बात ये कि ये जो पंचायत थी, ये यहाँ का मुकामी एक भुल्लर ख़ानदान है, ये उसकी पंचायत थी। कुछ लोग वहाँ दरिया के पार से भी आए हुए थे, मुजफ्फरगढ़ से, वो भी इसी ख़ानदान से थे। ये एक ही ख़ानदान की अपनी एक पंचायत थी। और इसमें जब ये फैसला किया गया तो उस लड़की को जो इस बहाने बुलाया गया कि जब यहाँ पर एक रिवायत है कि लोग जब ख़वातीन चल कर आती हैं किसी के घर में राज़ीनामे के लिए तो लोग कत्ल भी माफ़ कर देते हैं। इसी सिलसिले में ही बीबी को और दीगर ख़वातीन यहाँ पर आई कि जब चल कर जाएंगे तो वहाँ पर ये पंचायत में ये मामला ख़त्म हो जाएगा और यहाँ माफ़ी हो जाएगी। लेकिन उसके बरक्स जो यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, जिनमें पंचायती भी साथ शामिल थे, उन्होंने मनसूबाबंदी और की हुई थी। और जैसे ही उन्होंने फैसला किया और लड़की का हाथ पकड़कर जो हक नवाज है, और फैसला ये किया कि अगर उसके भाई ने, उमर वड्डा जो था वो का भाई था, बिल्कुल भाई, कि अगर उमर वड्डा ने वो का अगर रेप किया है, उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, तो उसके बदले उसकी बहन को का भाई ज्यादती का निशाना बनाएगा। और जो इशफाक है जिसने ज्यादती का निशाना बनाया है, उसको की बाजू पकड़कर उसके बाप ने दी, हक नवाज ने, कि जाओ अपनी बहन का बदला लो। ये कैसा बदला था, ये कैसी सोच थी? भाई के गुनाह की सजा बहन को दी जा रही थी, और वो भी ऐसी सजा कि दिल कांप उठे। कम से इन लड़की की अस्मत नोचने वाले यकीनी तौर पर इंसानी खाल में छुपे भेड़िए थे। पहले मुख्तारा माई केस ने हर पाकिस्तानी को हिला कर रख दिया, और अब ये लर्जा तारी कर देने वाला वाकया, इज्जत के बदले इज्जत, ये कैसा इंतकाम है, ये कैसी जाहिलाना सोच है? मैं ये कहूँगी कि वो कोई ज़हनी कैफियत तो नहीं है। ओवरऑल अगर हम जायज़ा लें चीज़ों का तो ये जहालत की एक निशानी है। और ऑफ कोर्स क्योंकि जब आप जहालत की इतनी ज़्यादा गहराइयों में चले जाते हैं तो आप गलत और सही के मामला को नहीं तय कर पाते। सो बजाय इसके कि हम ये कहें कि जो बच्ची जिसके साथ ज़्यादती हुई है और फिर उसके बाद एक दूसरी बच्ची के साथ ज़्यादती का हुक्म दे दिया गया है, तो इस कौम की एक कलेक्टिव जहालत है। क्या है इन इलाकों का असल मसला, ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर दिखाएंगे। लेकिन इस रात क्या कुछ होता रहा, क्यों मासूम लड़की की मिन्नतों समाजतों का इन दरिंदों पर जरा बराबर असर ना हुआ। जब यहाँ चीखो पुकार शुरू हुई, जो खवातीन थी उन्होंने धरना शुरू किया, और जो थी वो भी चीखती चलाती रही और कोशिश की उसने। तो इस दौरान जब यहाँ पर तसादुम या लड़ाई का या इस किस्म का अंदेशा पैदा हुआ, तो उसके बाद जो पंचायती थे वो तकरीबन 5 से 6 अफराद ऐसे थे जिन्होंने वेपन रखे हुए थे अपने पास, और उन्होंने फ़ौरन पिस्टल और बंदूकें निकाली, जिसके बाद उन खवातीन को उस परली नुक्कर पर बिठा दिया गया और उस लड़की को यहाँ अंदर घसीट कर डाला गया, और उसके बाद वो कुंडी लगाकर उसने उस बच्ची के साथ ज्यादती की। हाँ, ये सच है कि पंचायतियों ने बड़े बड़े मसाइल को दिनों में हल किया, अच्छी रस्में भी फली फूली, कई राजी नामे भी हुए। अगर आप इसको रूटीन में देखें तो लोग जब खवातीन चल कर आती हैं तो यहाँ पर कत्ल भी माफ़ कर दिए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा राजीनामे इस बात पर हो जाते हैं कि खवातीन चल कर, यही हक नवाज, और ये चंद साल पहले खुद एक रेप केस में अक्यूज था, तो इसे ये अपनी वालदा को लेकर गया था उस पंचायत में, तो उन्होंने उसके वालदा के सर पर दुपट्टा रखा था और उसको पैसे दिए थे आने के, भाई ये 200 रुपये रख लो और मिठाई खा लेना, और वो वहाँ इसका वो जो रेप केस था, जो हक नवाज था, वो ख़त्म कर दिया गया था। और मैं यहाँ भी इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि जब ये मामला हुआ तो पहले जो उमर वड्डा की जो फैमिली थी, उन्होंने अपनी पहले 2 बेटियाँ पेश की जो शादीशुदा थी, कि अगर आपने बदला लेना है तो इनसे ले लें हमारी। लेकिन ये फैमिली इस बात पे वो अड़ी भी थी कि आप हमें अपनी कवारी बेटी ही देंगे। और आप ये सोचिए कि वही हक नवाज जिसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा कि ये जो तुम्हारे रिश्ते में फुप्पी लगती है लड़की,
اس को लो और इस कमरे में चले जाओ उस वक्त जब सब लोग यहाँ पर मौजूद थे, और जब खवातीन धाड़े मार मार कर रो रही थी तो उनके सरों पे पिस्तौलें तान ली और उनको उस कोने में बिठा दिया गया, और फिर सबके सामने ये इंतहाई शर्मनाक वाक़या जो है, ये सानेहा जो है इस कमरे के अंदर गुजरा। इस कमरे के अंदर कैसे कयामत ढाई गई ये दिखाएंगे आपको, लेकिन सवाल ये है जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था कहाँ थे अहले इलाका? राजापुर में कयामत गुजर गई, लेकिन राजापुर के बासी खामोश क्यों रहे? अहले इलाका को तो इस हवाले से मालूम ही नहीं हो सका, क्योंकि भुलर खानदान ने ये बात अपने तक रखी और इसलिए ही इसको रात गए इस पंचायत को मुनक्किद किया गया। क्या वाकई अहले इलाका ने चीखो पुकार की कोई आवाज न सुनी? क्या वाकई इस जुल्म के बारे में उन्हें कोई खबर न थी? ये जानने के लिए टीम इंकशाफ अहले इलाका से मिली तो हर शख्स का यही जवाब था कि उन्हें इस बारे में जरा भी भिनक न पड़ी। अहले इलाका बेखबर रहे और ये खौफनाक इंकशाफ दूसरे दिन तब हुआ जब मुतासरा लड़की और उसकी माँ का जब्त जवाब दे गया। अंदर की घुटन जान लेवा थी, तभी तो माँ बेटी इंसाफ के अलंबरदारों को पुकार उठी। यतीम बेटी और बेवा माँ को क्या इंसाफ मिला? टीम इंकशाफ ने पंचायतियों से ऑन कैमरा तफ्तीश की तो वो क्यों आपस में लड़ पड़े? इस इलाके की खवातीन बेबस और बेयारो मददगार क्यों है? मरकजी मुल्जिम इशफाक पंचायत के फैसले के बाद जिनसी भेड़िया बन गया या बंद कमरे में उसके दिल में खौफे खुदा आ गया। ये सारे इंकशाफात कुछ देर के बाद पहले सलाखों के पीछे खड़े इन शैतानों से बात। मैं कहता हूँ कि कैसे कोई इंसान ऐसा कर सकता है कि उस बच्ची की पूरी फैमिली बाहर बैठी हुई है और तुम अपने बेटे का हाथ पकड़ के कह रहे हो कि ये जो लड़की इसके साथ ज्यादती कर लो, जबकि उसकी माँ भी मौजूद है, यतीम लड़की है वो। तुम्हारे पास इतनी ताकत आ गई थी, इतना घमंड था तुम्हारे अंदर। बड़ी सर गलती है। ये गलती नहीं, एक संगीन जुर्म है, एक ऐसा जुर्म जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तुमने सोचा उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी जब वो उस कमरे के अंदर होगी कि उसको पता होगा कि मेरी माँ बाहर बैठी है, मेरा पूरा खानदान बाहर बैठा है, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो तुम्हारे बच्चे के रिश्ते में फुप्पी लगती है, वो तुम्हारी बहन लगती है रिश्ते में। ये इंसान नहीं बल्कि इंसानी खाल में छुपे भेड़िए हैं। बहनों बेटियों की अस्मतों से खिलवाड़ करने वाले जिनसी भेड़िए, वहशी दरिंदे। यानी तुमने अपनी बहन का रेप करवाया अपने बेटे से? ये कैसा बदला था? उम्र को पकड़ते हैं, अगर ठीक है तुम्हें कानून कचहरी कुछ नहीं पता तो जिसने गलत हरकत की है उसको पकड़ो ना। बुजुर्ग आखे ना रोके ना। ये कौन से बुजुर्ग हैं? बुजुर्ग तो आगे हैं ना, बुजुर्ग जरा बताएं ये कहाँ से बुजुर्गी सीखी है? इधर आए जी, क्या नाम है? नजर। नजर, कितने पढ़े लिखे हो? पढ़े क्या? जाहिल गवार बूढ़े शैतान को भी जरा बराबर शर्म न आई। इस जाहिल ने मासूम बच्ची को अपनी जहालत की भेंट चढ़ा दिया, इज्जत के बदले इज्जत का शर्मनाक फैसला सुना दिया। इस्लाम में जो हरकत उमर ने की थी ना, उसकी इस्लाम में एक सजा है। तुम्हें बाकी तुम वैसे पढ़े लिखे नहीं हो, कुरान को नमाज का तो पता है ना, उसमें क्या सजा इसका पता है? सही ख्याल है जो सब माफी मांगी गई है भाई, अब कसूर बता दो, बाकी सब चीजें छोड़ दो। उमर को तुम आग लगा दो, जो मर्जी जो भी उसने हरकत की उसके साथ जो का बताओ, उसका कसूर क्या था? कसूर का मासूम का कोई कसूर न था, तो फिर क्यों ढाई गई इस पर ये कयामत, ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये वहशत, ये दरिंदगी, ये हैवानगी? आखिर किस लिए? सलाखों के पीछे खड़े इन सभी किरदारों का किरदार कितना भयानक और शर्मनाक है, आप जानकर तड़प उठेंगे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए।
आवाज़ों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात यतीम बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती ममता कुछ ना कर सकी। राजापुर के शैतानों का जाहिलाना फैसला। उसका चचा यहाँ मौजूद है, मामू यहाँ मौजूद है। पंचायत ने अजाब इलाही को दावत दे दी। 10 बकरियां ज्यादा हैं, 10 भैंसें ज्यादा हैं, तो वो जो चाहेगा करेगा। ये के चचा हैं। जब के वालिद का इंतकाल हुआ तो इनको तो ख्याल रखना चाहिए था कि यतीम बच्ची है, यतीम फैमिली है, कनीज़ जो इसकी भाभी लगती है उसका ख्याल रखे। लेकिन इसने हरकत क्या की कि उस दिन ये पंचायत में था और इसने खुद हाथ पकड़ा और हक नवाज किधर गया? ये सामने आओ, पीछे मत जाओ। जो अब हरकत की है ना उसका सामना करो। हक नवाज को अपनी भतीजी का हाथ पकड़ाता है कि ये लो इसका हाथ और इसको कमरे में ले जाओ और ये अपने बेटे का हाथ पकड़ता है। अपने बेटे को ये अपनी जिसकी रिश्ते में बहन लगती है और वो बच्चे की फुप्पी लगती है वो औरत, उसका हाथ देता है कि जाओ इसका रेप करो तो हमारा बदला पूरा होगा, तो ये जो इज्जत का जो मामला है ना ये सेटल होगा। ये इन लोगों की जहनियत है, ये जाहिलियत के इस लेवल पे हैं ये लोग। जहालत की सब हदें पार कर गए ये जानवर। किसी एक को भी इस यतीम बच्ची के रूप में अपनी बेटी दिखाई न दी। लेकिन किस बात पर ये मुल्जिमान आपस में उलझ पड़े? रात के अंधेरे में कैसे राजापुर में कयामत ढाई गई, ये सब दिखाएंगे आपको। लेकिन ये वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? जुनूबी पंजाब में एक के बाद एक नया केस देखने को मिलता है। राजनपुर के इलाके ठेड़ी कॉलोनी में पंचायती फैसले ने एक और कयामत बर्पा कर दी। पंचायत के जाहिलाना फैसले ने 3 जिंदगियां और 2 घराने उजाड़ दिए। लड़की से ज्यादती के इल्जाम ने बुरसा ने लड़के पर तशद्दुद किया और उसे कैद कर लिया गया। मुल्जिमान सिगरेट और गर्म सलाखों से लड़के को दागते रहे। ऐसे में एक बार फिर पंचायत ने किया एक अजीबो गरीब, अहमकाना और जाहिलाना फैसला। पंचायती फैसले में 14 साला बहन के निकाह के एवज लड़के की जान बख्शी की गई।
क्या है इन सब कहानियों के पीछे छुपी वजह? तो आइए हम आपको बताते हैं क्या है इन इलाकों का असल मसला, बल्कि मसाइल की माँ। और इसकी जो बड़ी वजह है वो जहालत है, तालीम ना होना है। यहाँ के लोगों से बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि ना स्कूल है, ना कोई ऐसा कोई स्कूल नहीं है तो कॉलेज कैसे होगा। 7 किलोमीटर पर बच्चियों का स्कूल है, 5 किलोमीटर पर बच्चों का प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद उनको शहर जाना पड़ता है। यहाँ एजुकेशन है नहीं, फैसिलिटीज़ है नहीं। लोग आज भी सदियों पुरानी ज़िंदगी और जंगलों वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जंगलों वाली जिंदगी होगी तो यकीनी तौर पर सोच भी जंगली ही होगी, इकदाम भी वहशियाना होंगे। अगर जहालत ना होती तो जाहिल पंचायत कभी ऐसा हुक्म ना सुनाती। इस पंचायत में मौजूद तमाम अफराद का क्या क्या रिश्ता था हविस का निशाना बनने वाली लड़की से, आप तफसील सुनेंगे तो सर पकड़ लेंगे। आपको इस मासूम की बेबसी पर रोना आएगा जिसको भाई के गुनाह के बदले जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। और ये वो कमरा है जिसमें अजरा मौजूद थी और उसको इधर ज्यादती का निशाना बनाया गया उस वक्त जब उसकी पूरी फैमिली बाहर मौजूद थी। और आप सोचिए कि जब वो इस कमरे में यहाँ पर मौजूद होगी तो उसके दिल पे, उसकी रूह पर कैसे जख्म लग रहे होंगे, वो क्या सोच रही होगी कि मेरा पूरा खानदान बाहर है, और किस कर्ब से गुजर रही होगी, और उसके लिए एक एक लम्हा क़यामत होगा। आप बता रहे थे कि वो जो पंचायत, जो वो सारी पंचायत बैठी थी, उसमें ख़वातीन भी शामिल थी। बिल्कुल बिल्कुल, उस पूरी पंचायत में जो पंचायतियों के नाम हैं उनमें 4 ख़वातीन शामिल हैं और एक खातून जिसका नाम आमना बीबी है वो सरपंचों में शुमार होती है। यानी वो जजेस में से थी, वो उन जजेस में से थी जो फैसला करने वाले थे। उनको भी ये फिक्र ना हुई, उनको भी ये सोचना आई कि एक वो भी उनके साथ की एक औरत है, वो भी उनके साथ की एक लड़की है, वो किस किस्म का फैसला कर रही हैं। उन्होंने भी प्रोटेस्ट ना किया और इसी कमरे के अंदर यहाँ इस चारपाई पर उसको लाकर फेंका गया। उसके बाद उसने इशफाक ने अंदर से कुंडी लगाई। यही कमरा था, यही दरवाज़ा था जिसको वो बजाती रहीं उसकी माएँ, और वो यहाँ नीचे बैठकर रोती रहीं और वो अंदर चीखती चिल्लाती रही और उसके साथ रेप किया। पंचायतियों ने गोया अज़ाब इलाही को दावत दी। जब बाद में राजापुर के बासियों को पता चला तो सब डरे और सहमे हुए थे कि इस जुल्म की वजह से कहीं उनके पूरे गांव पर अजाब ही ना आ जाए। और आप यहाँ कमरे की हालत देखें तो आपको ऊपर इस्लामी तस्वीर भी नजर आएंगी कि और इतना घिनौना खेल जो है, इतना शर्मनाक खेल के यकीनन सबका सर शर्म से झुक जाए कि आखिर ऐसा मुमकिन है। और आज के दौर में 21वीं सदी में ये हो रहा है। ये तो दौरे जाहिलियत में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती थी कि फैमिली के सामने, उसके माँ बाप, उसके बहन भाइयों के सामने उस बच्ची को इस कमरे में रेप का निशाना बनाया गया, और वो भी एक ऐसी पंचायत के सामने जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी। ख़वातीन तो हसास होती हैं, दूसरे का दर्द समझती हैं, लेकिन उन्होंने उसमें फैसला दिया कि हाँ ये बच्ची है अजरा, इसको ले जाओ और इसको रेप का निशाना बनाओ, बदला पूरा हो गया, इज्जत के बदले इज्जत। ये जुल्म किसी और ने नहीं, अपनों ने ढाया। उन लोगों ने ये वहशियाना सलूक किया जिन पर इस बच्ची को मान था। एक यतीम भतीजी चचा पर मान ना करे तो किस पर करे? एक यतीम भांजी मुश्किल घड़ी में मामू को ना पुकारे तो किसे पुकारे? असली कसूरवार कौन है? किसने ये जाहिलाना फैसला करने पर उकसाया? कौन बच्ची की इज्जत तार तार करवाने पर बजिद था? टीम इंकशाफ ने सलाखों के पीछे खड़े सभी शैतानों को खंगाला तो सब लगे एक दूसरे पर मलबा गिराने। ये अब कह रहा है कि ये तो कहते मैं तो मना कर रहा था, ये मना कर रहा था। कोई नहीं मना करने की थी, नहीं किया कर रहा था ना, मना नहीं किया। जल्द माफी मांगी, कुरान का वास्ता घर से पैर में पटका रखी। क्यों ही मैं कूड़ मरे ने जल्द खड़े थे बैठा, ये को माफी मांगी गई है। माफी द तलब थे हैं, पैरों से पटका रखा गया बे माफी अल्लाह वास्ते। यानी कनीज ने अपना दुपट्टा इसके पैरों पे रखा, माफ कर दे, माफ रखा। झूठ बोल रहे हो, रखा था। अल्लाह वास्ते में को बचे जा मेहरबानी तेरी वाल ये मंगदे रहे हैं। मैं मां के वास्ते भी अल्लाह दा कुरान दा नाम मनो, एक काम ना करो इंदे नाल। ओए कुरान दा नाम है, कुरान दा वास्ता ही कहीं मन्नी। अच्छा पहले तुम ये कह रहे हो कि सबने कहा कि माफ कर दो, इसने कहा मैंने नहीं करना। जजा से आखिर से माफ कर दे, माफ कर दे। तो क्या ये क्या कहता था आगे से अकनवाज? कहता नहीं करना, ये करना। अच्छा फिर कौन कहता था? रफीक हमीद है। तो रफीक हमीद क्या लगते हैं? तुम बाप तुम हो, शमीम के बाप तुम हो। वो ठीक है दिन गलती नहीं है। तुम मना कर रहे हो, क्यों जा रहे हो? तुम मना कर रहे हो, उस लोग किधर जा रहे हैं? बेटी तुम्हारी थी कि उनकी थी? तो तुम फैसला करोगे ना। तुमने यानी अपनी जिंदगी तो बर्बाद की,
साथ में तुमने की जिंदगी भी खराब की। अब तो तुम्हारे अपने 8 बच्चे हैं, उनकी जिंदगियां भी तुमने खराब की। कोई है जो इन दहकती हुई गर्मियों में भी आपके लिए आग से खिलता है। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आजापुर के शैतानों का जाहिलाना फैसला। उसका चचा यहाँ मौजूद है, मामू यहाँ मौजूद है। पंचायत ने अजाब इलाही को दावत दे दी। 10 बकरियां ज्यादा हैं, 10 भैंसें ज्यादा हैं, तो वो जो चाहेगा करेगा। टीम इंकशाफ ने इन शैतानों के मुर्दा ज़मीर को जगाया और उन्हें एहसास दिलाया कि उनके इस फैसले का मतलब अजाब इलाही को दावत देना है। क्या हुआ उसके बाद देखिए जरा। यख मारन की ये तुहाडे बूहे दे डर दे अल्लाह दे वास्ते ते कुरान दे वास्ते आखे ने जो माफी दो एक क्या करन गए अन बंदे तराए इतरा किंदे गए अन मुकाला मलन गए अन तुहाडे को। चलो बोल बोल बोल। सच से नकाब उठने लगा तो सभी एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने लगे। अच्छा, कनीज ने पहले अपनी 2 बेटियां भी सामने की जो शादीशुदा हैं। शादीशुदा जो उनको किया कि पहले इसने कहा ये नहीं चाहिए, मुझे कवारी बेटी चाहिए। इधर आओ। मैं नहीं आई। फिर किसने कहा? और रफीक थे हमीद है कि सब रफीक और हमीद ने किया, तूने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं बोला
تیرے کوئی بات نہیں جیل میں کھڑا بیٹھا بولا میں کیسی بات کرتا جیل میں کھڑا بیٹھا میں کہیں نہیں بولا تیرے کوئی بات نہیں تیرے نہیں بھائی تو ساتھ بیٹھا تھا نا تو ان کے کان میں تو بات کہتا تھا آگے سے وہ بولتے تھے وہ تیرے نال دے تو نہ منہ ہاتھ رکھ بات ختم کرو اگر تیرے سامنے اتنی بڑی بات ہو رہی ہے یہ خیال ہی آیا ہے تو اس وقت ان کو شٹ اپ کال ان کو چپ ہو جاؤ کیسی بات کر رہے ہو وہ یتیم بچی ہے اس کا کیا قصور ہے اس نے تو شمیم کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا نا وہ تو دوست بھی ہوگی اس کے ساتھ کھیلتی بھی ہوگی اس کا کیا قصور تھا اس سارے معاملے میں مجھے یہ بتاؤ کیوں اس لیے کا باپ نہیں تھا وہ یتیم تھی اور تمہیں لگتا تھا کہ تم پتہ نہیں کیا فن خان انسان ہو تم آج یہ سارے بلا کے تم یہ کرو گے افسوس یتیم بچی کی یتیمی کا کسی کو خیال نہ آیا افسوس صد افسوس سر ڈھانپنے والوں نے عصمت نوچ لی مجھے تم صرف یہ بات بتاؤ جب اس بچی کا اس کمرے میں ریپ ہو رہا ہے تم سب لوگوں کے سامنے تم لوگوں میں اتنی شرم حیا کچھ ہے ہی نہیں اتنے بغیر تو تم لوگ ایک یتیم بچی کا ریپ کروا رہے ہو اور اس فیصلے میں شامل ہو تم لوگ کوئی خدا کا خوف نہیں تم لوگوں کو کہ اوپر ایک اللہ تعالیٰ دیکھ رہے جو کہہ رہے کہ اس بچی کیا قصور ہے اور اس بچی کا پورا خاندان سامنے کھڑا ہے کوئی خوف خدا نہیں تھا کوئی تمہیں اپنی نمازیں یاد نہیں آئی یار سب بڑی محنت کی تھی ہاتھ سے بدن بڑی محنت کیا تم جا کے اتنے تم 8-9 لوگ تھے جا کے روکتے ہی کیا ہو رہا ہے روک کے تھک گئے ہیں بوہا بھرنے تھے میرے گڈھے تھے روک کے تھک گئے ہو یہ ایسے روکتے ہیں معافی مانگتے رہے ہیں سارے معافی کا کیا ان کے پاس تھا تم معافیاں مانگ رہے تھے پکڑ کے لگاتے دو اس کے اس وقت پکڑ کے اس کو پکڑ لیتے کتنے لوگ تھے وہاں پہ جن سے ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے تم ایک یتیم بچی کا ریپ ہو رہا ہے اور تم سب لوگ باہر بیٹھے اور خود کروا رہے ہو حد ہوتی ہے کسی بات کی تمہیں لگا کہ یہاں پہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں جنگل کا قانون ہے تم لوگ جو چاہو گے اس کے پاس 10 بکریاں زیادہ ہیں 10 بھینسیں زیادہ ہیں تو وہ جو چاہے گا کرے گا اور اس پنچایت میں کوئی انسان پڑھا لکھا تھا 5 جماعتیں بھی بڑی تباہی لائی ہے یہ جہالت نے ان شیطانوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی کہ کسی کو اپنی بھتیجی دکھائی نہ دی نہ بھانجی اور نہ ہی بہن عذرا کا جس طرح سے ریپ ہوا اس کے رشتہ داروں کے سامنے تو میں صرف ایک چھوٹی سی آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کے کون سے رشتہ دار اس احاطے میں موجود تھے یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں کیا نام ہے آپ کا نظر احمد کیا لگتے ہو عذرا کے بھتیجی ہے میری کیا لگتی ہے عذرا تمہاری بھتیجی لگتی ہے تم بھی چچا ہو حق نواز تم لڑکے کے باپ ہو جس نے اس بچی کا ریپ کیا تمہارا رشتہ کیا ہے لڑکی کے ساتھ سب میری سوت رہے تھے چاچی تھی چاچی کی دھی ہے تمہاری سگی چچی کی بیٹی ہے تمہاری بہن لگتی ہے وہ ٹھیک ہے یہ اللہ بخش ہے اور اللہ بخش تم کیا لگتے ہو اس کے بہنیں جی یعنی آپ اس بچی کی بے بسی کا اندازہ لگائیں کہ اس کی عزت کے رکھوالے جو ہونے چاہیے اس یتیم بچی کے اس کا چچا یہاں موجود ہے اس کا ماموں یہاں موجود ہے اور جو رشتے میں اس کا بھائی لگتا ہے 2 چچا ایک ماموں اور ایک بھائی ان لوگوں نے اپنے خود سامنے اس بچی کا ہاتھ حق نواز نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس کمرے میں جا کے اس کا ریپ کرو تو ہمارا بدلہ پورا ہوگا تو وہ بچی کی بے بسی آپ صرف محسوس کر کے دیکھیے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کس بے بسی کا شکار ہے جہاں قیامت برپا کرنے والے یہ تمام ملزمان پکڑے گئے وہیں بچی کو پنچایت کے فیصلے پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والا مرکزی ملزم اشفاق بھی اب قانون کی گرفت میں آ چکا ہے سوال یہ ہے کہ اس شرمناک واقعے کی ذمہ داری کس کے سر ڈالی جائے کیا اصل قصوروار حکمران ہیں جو ان علاقوں سے جہالت کا خاتمہ نہیں کر سکے کیا قصوروار پولیس ہے جس نے ان لوگوں کو من مانی کرنے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے کیا معصوم بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے ذمہ دار اس کے بھائی کو ٹھہرایا جائے جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا کیا قصوروار جاہل پنچایت ہے یا پھر پنچایت کے حکم پر بچی کی عصمت تار کرنے والا شیطان اشفاق یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں اسی کے ساتھ ہی مکرم کلیم اور ٹیم انکشاف کو دیجیے اجازت لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا اگلا انکشاف